2005 का चातुर्मास बीनावारे का था। बीनावारे से आचार्य श्री बिहार करके कुंडलपुर पहुंच चुके थे और कुंडलपुर में कुछ हलचल शुरू हो गई थी। मूर्ति को नई जगह पर, जहां पर शिलान्यास करके बड़े मंदिर को बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, वहां पर विराजमान करने की चर्चा आगे बढ़ गई। कुंडलपुर में प्रतिमा को विराजमान करने की स्थिति बन गई। पुरातत्व विभाग की अपनी एक तरह से प्रशासनिक कार्यवाहियां होती हैं। कमेटी कार्यकर्ता अपना क्षेत्र का काम करना ही चाहते हैं, समाज का सहयोग रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ विघ्न संतोषी भी उत्सुक होकर के शुभ कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष उनका अपना भाव रहता है और ऐसा करने पर वह सभी माहौल एक तरह से बना हुआ था। और उन दिनों में तो भारी चर्चा देश में थी, लोग रोज नए नए समाचार सुन रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफी चर्चाएं थी। आचार्य श्री चर्चाओं पर महत्व नहीं देते हैं, विचार करते हैं और जो उचित होता है वही कार्य करते हैं। कुंडलपुर की प्रतिमा विशाल है, बड़ी है, पुरानी है। उस प्रतिमा को लेकर के कई लोगों के मन में भाव था कि इसे स्थानांतरित ना किया जाए। आचार्य श्री भी प्रारंभ में यही भाव रखते थे कि प्रतिमा यहीं पर रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन भूकंप के द्वारा कुछ झटके आने पर मंदिर की दीवार में जो क्रैक्स आए और गर्भगृह में बहुत छोटी जगह होने के कारण जो दर्शनार्थियों के लिए असुविधा होती थी और कई बार लोग पूजा पाठ कर रहे हों पहले से ही और संघ यदि वंदना करने को पहुंच जाए तो संघ को भी दर्शन का लाभ नहीं मिलता था, ऐसी स्थिति थी। इन्हीं सारे भावों को लेकर के आचार्य श्री के सामने कमेटी ने अपना भाव प्रकट किया था और आचार्य श्री ने उसी भाव को समझ के दूरदर्शिता से कि ठीक है, कार्य हो सकता है, ये बात सही है कि प्रतिमा पुरानी है, बड़ी है, इतनी बड़ी पुरानी प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाना बड़ा रिस्की काम है। ये तो आचार्य श्री भी जानते, ऐसा नहीं कि आचार्य श्री नहीं जानते, जानते थे। लेकिन ऐसा तय करने के पहले आचार्य श्री ने बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया, इंजीनियरों से परामर्श लिया, इसमें क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सी पद्धति से किस तरीके से प्रतिमा अगली जगह पर पहुंच सकती है। नंबर 1 उपाय, नंबर 2 उपाय, नंबर 3 उपाय, आदि आदि जितने भी टेक्नोलॉजी है सभी से चर्चाएं हुई और 3 तरह से उपाय करके रखे गए। फर्स्ट यदि इसमें कोई अनुकूलता नहीं तो सेकंड वाला तुरंत, सेकंड नहीं तो थर्ड वाला, ऐसा करके सभी तैयारियां थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मूर्ति जो है मंदिर के अंदर है, यूं तो द्वार से निकलने वाली नहीं, कौन उठाएगा, कैसे उठाएंगे, क्रेन के बिना कोई काम संभव नहीं है, इतनी बड़ी वजनदार प्रतिमा। इस काम को करने के लिए जब तक ऊपर से
शिखर नहीं खुलेगा तब तक प्रतिमा ऊपर कैसे आएगी। और प्रतिमा को पहले विराजमान करके ही फिर बंद किया गया मंदिर, ये सभी जानते हैं। ये बड़ा जोखिम भरा काम था और बड़ा मुश्किल का काम था। उसमें एक सबसे बड़ी बाधा ये भी आ गई कि उस समय प्रशासनिक अधिकारियों में दमोह का जो कलेक्टर आया वो जरा पहले से ही जैन समाज से कुछ द्वेष भाव रखे हुए था। उसका कारण स्पष्ट है, वो ये था कि वो बुढ़ार में पहले पदस्थ था। शहडोल बुढ़ार, जो शहडोल है ना, जिला शहडोल, उसमें पदस्थ था। बुढ़ार के एक छोटे लाल जी सरावगी थे, वो विधायक थे। और इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो उन्होंने इसको दबाया, दबाव बनाया और ये नहीं माना तो इसका ट्रांसफर करवा दिया। राजनेताओं के हाथ में तो इतना रहता ही है। आईएएस अधिकारी भी कई बार बहुत अच्छा भी काम करते हैं और कई बार यदि वो मनमानी करना चाहे तो उनको अधिकार भी रहते हैं। तो उसने अपने अधिकार का कुछ दुरुपयोग जैसा किया और उसकी वहां पर चली नहीं। पॉलिटिकल लीडर तो ट्रांसफर करा ही देते हैं। आईएएस अधिकारी भी कई बार इतनी तैयारी रखते हैं कि ठीक है, होगा तो ज़्यादा सामान है ही नहीं अपने पास, ट्रांसफर ही तो होगा और क्या होगा, बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। ऐसा करके वो भी जरा तैयारी में था। लेकिन वो जब उसका ट्रांसफर हुआ तो वो आ गया दमोह में, और दमोह में आया तो जैन समाज से वो थोड़ा सा अंदर अंदर से चिढ़ा हुआ था। यह उसको हवा मिल गई, उसको हवा यूं मिल गई कि अब किसी न किसी रूप में इस माहौल का उपयोग किया जाए। दूसरा अंदर का कारण ये बना कि दमोह के जयंत मलैया उस समय शहरी विकास मंत्री थे। शहर में जो विकास कार्य होते हैं उसका विभाग, मंत्रालय उनके पास था। भोपाल का एक पत्रकार जो कोई ईटीवी आदि से जुड़ा हुआ था, वो किसी अच्छी जगह पर कुछ जमीन लेना चाह रहा था और ये काम केवल जयंत मलैया के साइन से होना था। पत्रकार लोग राजनेताओं को भी थोड़ा सा इस रूप में भुनाते हैं कि आप हमारा काम करो नहीं तो फिर हम, और राजनेताओं का तो कुछ रहता ही रहता है। जयंत मलैया को भी उसने ब्लैकमेल करना चाहा, पर इनको तो कोई चिंता नहीं थी, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करता। वो नाराज हो गया था। उसको जयंत मलैया से कुछ निकालना था, और जयंत मलैया दमोह से ही जैन समाज से मंत्री थे, उसको ये माहौल भी मिल गया। अब इसने सोचा कि रिपोर्टिंग अपन करेंगे और मंत्री जी पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र का काम है, जैन समाज का काम है। तो वो आया कलेक्टर के पास दमोह मिलने के लिए, पत्रकार, और कलेक्टर को भी एक पत्रकार चाहिए था। तो जैसे कहते हैं ना, नीम और गुरबेल चढ़ी यदि हो जाए तो कड़वाहट बढ़ जाती है। तो दोनों को मिल गया और इन्होंने थोड़ा सा ऐसा सोचा कि अपन चुपके चुपके चल करके कुंडलपुर में जो काम हो रहे हैं, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई, यहाँ सफाई, ऐसा वैसा, तो इसकी अपन फोटोग्राफी कर लें, रिपोर्टिंग कर लें, चला देंगे, तो उससे जरा वातावरण बिगड़ेगा। ऐसा करिए। ये लोग चुपचाप बिना सूचना के गाड़ी से गए। आजकल कुंडलपुर में पीछे से भी एक रास्ता बन गया है ऊपर जाने का, तो गाड़ी पीछे पीछे बड़े बाबा के यहाँ पहुंच गई। काम हम चल ही रहा था। ये तो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, इनको क्या चिंता। जूते पहने हुए ये घूम रहा था वहां पर, और पत्रकार फोटो निकाल रहा था। गाड़ी ऊपर पहुंचने का समाचार ऑफिस कार्यालय में पहुंच गया था।
उस समय कार्यकर्ता भी कुंडलपुर में थे ही। आचार्य के विराजमान होने में सारी जानकारियां थी। सूचना पहुंच गई कमेटी को, कलेक्टर की गाड़ी ऊपर पहुंच गई है। पीछे से वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता, जबलपुर ललितपुर के कुछ लड़के, खास करके ललितपुर के लड़के भागे भागे पहाड़ पर पहुंचे। देखा तो कलेक्टर घूम रहा, जूते वगैरह पहने, पत्रकार भी है, फोटो निकाल रहा। तो ख्याल में आ गया कि ये मामला ठीक नहीं है। सामान्य से जाके निवेदन किया, आप साहब यहाँ क्यों आए, क्या बात है, आप कौन होते हो? हम लोग तो दर्शनार्थी हैं, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उन्होंने टाला। पर इनके मन में ये था कि ये कैमरे से जो फोटोग्राफी हुई, ये जाना नहीं चाहिए। इस फिराक में थे कि कैसे क्या किया जाए, और वो सब वहाँ पर घूम रहे थे। इन्होंने निवेदन किया, साहब ये क्षेत्र है, जूते वगैरह पहन के यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था, तो बोला क्या करोगे तुम? हम लोगों ने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा है, तुम लोग क्या लगते हो? ऐसा वैसा करके उसने कुछ शब्द कहे। वो शब्द ठीक नहीं थे। लड़कों ने पकड़ लिया कि इसकी मंशा क्या है। 2-3 दिन बाद मूर्ति को शिफ्ट करने का मुहूर्त जैसा निकल रहा था, लेकिन ये मामला देख करके, ये सोच करके आचार्य ने कि वातावरण ऐसा ऐसा है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसने ये कह दिया। क्या हुआ उसमें कि लड़कों ने फिर ये देखा कि ये मान नहीं रहा, तो उसकी गाड़ी पर, उस पर पथराव कर दिया कलेक्टर पर। वो थोड़ा सा बचाव के लिए यहाँ वहाँ हुआ, पत्रकार का कैमरा लेके तोड़ दिया वहीं पर। ये दोनों बातें एक तरह से मतलब गलत तो है ही, लेकिन बच्चों के सामने कोई उपाय नहीं था। पथराव करने से कलेक्टर गाड़ी में बैठ गया, पत्रकार का कैमरा छिन गया, टूट गया, वही भाग गया। और जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम जो कह रहे हो ना कि इस तारीख में मूर्ति शिफ्ट हो जाएगी, मैं उसके पहले ही कोर्ट से स्टे लेके आ रहा हूं। अब उसने भावावेश में कह दिया, लेकिन वो बात कुंडलपुर में फैल गई। कार्यकर्ताओं ने आचार्य को बताया, ऐसा ऐसा हो गया आचार्य। आचार्य ने कहा तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले आचार्य गलत भी हो गया तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था। आचार्य कुछ बोले नहीं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, समाज को चिंता हो गई थी। कलेक्टर यदि ये सोच ले कि स्टे लाना है, स्टे उसको मिलता ही है, कोई रोक नहीं सकता। और वह दमोह जाकर के सीधा अगले दिन जबलपुर पहुंच गया। लेकिन समाज भी कम नहीं, समाज भी दमदार थी। क्या सागर, क्या ललितपुर, क्या जबलपुर, जैन समाज के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता, चाहे राजनीतिक हो चाहे कुछ भी हो। कितना भी गर्मा गर्मी हो जाए, यदि 10 दिन 8 दिन समाज मार्केट बंद कर दे तो लोगों के चूल्हे बंद हो जाते हैं। ये स्थिति है। और जब ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो जैन समाज 5-7 दिन को मार्केट ही बंद कर देती। और मार्केट बंद होने का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि समाज व्यापारी है और छोटे से लेकर बड़े बड़े व्यापार भी, सब तरह के व्यापार समाज के हाथ में है। दूसरी समाज के भी व्यापार हैं तो वो भी इनसे जुड़े हुए, ये उनसे जुड़े हुए। और जब समुदाय रूप में, बड़े रूप में मार्केट बंद होता है तो बहुत बड़ा फर्क आता है। ऐसा करके चाहे जबलपुर हो, चाहे ललितपुर, सागर हो, समाज का प्रभाव है। और फिर प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों में भी अच्छी पहचान है। इसने जाकर के कोर्ट में स्टे की अर्जी लगा दी। आचार्य को जानकारी हो गई थी तो आचार्य ने कहा कमेटी वालों को, सुनो, मुहूर्त वगैरह तो अब एक तरफ रखो, अब मैं जो कह रहा हूं वो काम करो। गुरुदेव क्या करना,
मुहूर्त तो उस तारीख को है। अब मंगल मुहूर्त तो अपना कल ही निकलेगा, चर्चा ही नहीं करना और कल ही बड़े बाबा की मूर्ति शिफ्ट करना। हाँ, आचार्य जी कैसे संभव होगा? जो होगा देखेंगे, लेकिन अपन को जल्दी करना है। ये पहुंचे, ये कोई अर्जी लगाए कि उसके पहले अपनी मूर्ति शिफ्ट होना, क्योंकि स्टे आ जाने के बाद फिर कुछ नहीं कर सकते और मामला तो 20-25 साल चल सकता है। स्टे की कोई भी बात हो कि उसके पहले अपना काम कर लो। उपाय क्या? उपाय कुछ नहीं, अखंड पाठ बिठा लो, जाप करना शुरू कराओ और जितनी आरिकाएं, बहनें, ब्रह्मचारी, श्रावक, श्राविका जो जहां है कुंडलपुर में जम जाओ। लगभग 70-80 हजार से लेके 1 लाख तक के कार्यकर्ता पुरुष वर्ग सारे कुंडलपुर को घेर करके अंदर बाहर सब व्यवस्थाओं में जुट गए। कुंडलपुर की पहाड़ी का कोई भी एक ऐसा भाग नहीं जिस भाग से कोई अपरिचित आदमी अंदर आ जाए। ऊपर ऐसा प्रबंध कर दिया गया कि कहीं ऊपर से कोई ड्रोन होता ना, कैमरा घूमने वाला, उससे भी कोई फोटो लेना चाहे, आज तक एक रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वहां की गतिविधि की कोई फोटो उनके पास हो। किसी पत्रकार के पास फोटो नहीं। इतना प्रबंध ऊपर से भी ऐसा कर दिया गया कि अपना जो भी काम होगा, ऊपर से भी यदि कोई फोटो निकाले तो किसी को फोटो नहीं मिलेगी। आजू बाजू से अंदर जाकर के तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना घेराव कर लिया था। 24 घंटे पहाड़ी को घेर करके रखा। कार्यकर्ता पहले से अलर्ट थे। ये 10-15 दिन पहले, महीना भर पहले से तैयारियां चल रही थी। अंदर अंदर बहुत तैयारियां थी। मंदिर का शिखर खोलने के लिए 200 एक्सपर्ट जो माइंस के कर्मचारी होते हैं, जो खदान खोदते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, ऐसे 200 एक्सपर्ट अशोक जी के माध्यम से माइंस के जो अच्छे मुस्तैद पक्के उनको बुलाया गया था, ताकि वो अपने उस काम को फटाफट करेंगे। स्थान पुराना है, मूर्ति पुरानी है, यक्ष रक्षित है, प्राचीनता है, सिद्ध स्थान है, ऐसा अंदाज लगा करके कि मूर्ति उठेगी तो यक्ष रक्षित होने से वहां पर किसी तरह से कोई भी कुछ संभावना बन सकती है। यदि सर्प आदि निकलते हैं तो उनको पकड़ना और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक्सपर्ट जो सर्प मित्र होते हैं जबलपुर से और दूसरी जगहों से बुलाए गए, उनको भी वहां पर रखा गया। संभावना सब देख के चलना पड़ता है और ये बात सत्य है। अभी डॉक्टर सुधा मलैया, जयंत मलैया की श्रीमती ने कुंडलपुर से संबंधित 3 खंड में सारे प्रसंगों को लिखा है, सिलसिलेवार, जो जैसा हुआ आंखों देखा हाल। अब वो तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला था, बहुत बड़ा सहयोग उनका उस समय रहा और ऐसा करके उन्होंने पूरा लिखा। जिस समय प्रतिमा उठ रही थी उसमें अनेक सर्प भी निकले, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सर्प निकले और उन सर्प मित्रों ने उन सांपों को पकड़ा, बोरियों में भरा और उनको अंदर भर रहे और अंदर से वो गायब हो रहे, वो पकड़ करके भर रहे, अंदर से गायब हो रहे। जो पकड़ में आए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भिजाया, लेकिन पकड़ा तो
रखा तो, दिखा तो, लेकिन गायब कहाँ हुआ कुछ पता नहीं। अनेक तरह के अनेक सर्पों को उन्होंने व्यवस्थित किया और भी संभावनाएं बहुत थीं, पर आचर्षी का जाप्यानुष्ठान, संघ का जाप्यानुष्ठान 24 घंटे समझ लो अखंड पाठ जैसा, जो जहाँ बैठे बड़े बाबा के मंदिर से लेकर के और सारी सीढ़ियाँ और प्रांगण, गेट, गेट के बाहर का रोड और रोड के बाहर जहां से शुभारंभ होना है वहां पर महासागर महाराज और एक महाराज और, बिल्कुल पहले चौकीदार, श्रावकों को लेकर के अपने रहो, स्वयं जाप करो, जाप कराओ। बहनें रोड पर जाप कर रही बैठी, महिलाएं, पुरुष, भोजन व्यवस्था, भंडारा चल रहा है, कार्यकर्ता कोट वर्ड बना लिए गए। इस तरह की कोई बात करेगा तो ही उसको आगे जाने देना, ये संकेत देगा कि हम इस तरीके से हैं तो ही आगे बढ़ने देना, अन्यथा नहीं। ऐसा करके सारा प्रबंध कर लिया गया और एक तरह से बहुत बड़ी समाज की परीक्षा जैसी ही मानी जाती है। गुरुवर का आशीर्वाद है, समाज विश्वास तो बढ़ाती है, लेकिन ऐसे समयों में चिंता तो सभी को होती है। और जो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं वो निश्चिंत तो हो के आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि वातावरण का विचार स्वाभाविक रूप से आता है और ऐसे समय की चिंता स्वाभाविक चिंता होती है। चिंतन का विषय भले हो, लेकिन चिंता तो चिंता ही होती है, जो आचार्य श्री के लिए भी महसूस हो रही थी। और एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर आ गया जिसको ना चाहते हुए भी सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति बने ऐसा किसी का भाव नहीं था। आचार्य श्री भी नहीं चाहते थे कि ऐसा ये सब हो, लेकिन अब वातावरण बना है तो अच्छे कार्य से पीछे हटना भी उचित नहीं है। और विघ्न संतोषी लोग तो सभी होते हैं, कोई पुरातत्व को, कोई प्रशासन को, कोई कुछ कुछ करता है, अच्छे कार्यों में बाधाएं आती हैं, पर इतने बड़े लक्ष्य को लेके, पवित्र उद्देश्य को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं तो अपना भाव अच्छा है तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा विश्वास था। और आचार्य श्री की स्वयं इतनी बड़ी साधना है। आचार्य श्री को जो भी महसूस हुआ, जो भी उनके अनुभव में आया, उस तरीके से आचार्य श्री ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और समझ लीजिए आचार्य श्री को जो अनुमान था कि सुबह से मंदिर का शिखर खुलना शुरू होगा तो 2-3 घंटे में खुल जाएगा, लेकिन पुराने लोगों ने भी मंदिर का शिखर 2-3 बार रिपेयर करके, 2-3 बार उसमें मसाले लगा के, बार बार उसमें से जो भी परेशानी आती तो उसका सुधार करते करते ऐसा मजबूत जैसा बना दिया कि जो कारीगरों को अनुमान था कि जल्दी खोल लेंगे, उसके खोलने में टाइम लग गया। यहां खोलने में ही टाइम लग गया। अब जब क्रेन मशीन अंदर जाएगी फिर कब काम होगा, क्या होगा, आधा समय तो इसी में निकल गया। जो अंदाज था दोपहर तक शिफ्ट हो जाएगी मूर्ति, सुबह का टाइम 3-4 घंटे का जो महत्वपूर्ण टाइम था वो बढ़ गया। और कलेक्टर जाकर के कोर्ट में अर्जी लगा दिया कि हमको इस मामले में स्टे चाहिए है। कलेक्टर कोर्ट में खड़ा, उसने कोर्ट खोलते ही 10 साढ़े 10 बजे अर्जी लगा दी। जानकारियां सबको मिल गई, आचार्य श्री ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, करो अपना काम शुरू करो। आचार्य श्री स्वयं दोपहर में जब सामयिक के बाद से खड़े हुए तो हिले नहीं, निरंतर देखते ही रहे। ये काम हो गया, वो काम हो गया, क्रेन जा रही है। एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया था, उम्र तो उसकी लगभग
20-25 वर्ष की ही रही, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। और मूर्ति को जिस तरीके से उठाने की मतलब प्रक्रिया बनी वो भी बहुत गजब की थी। चाइना से एक बेल्ट पट्टा बुलाया गया, वजन में बिल्कुल हल्का, पर उसकी ताकत इतनी कि बड़े से बड़ा लोड भी वो यदि पकड़ ले तो उठेगा, हल्का बिल्कुल। अब वो टेक्निक उनकी रही होगी, ऐसा करके अभी अपन फोटोग्राफ से देखते हैं तो ऐसा लगता मूर्ति पर कोई निशान ना आ पाए तो उसके लिए जो मतलब तुरंत के शुद्ध वस्त्रों के गद्दे बने हुए या जो भी है, ताकि उसमें स्क्रैच ना आ पाए, इतना वजन उठेगा, दबाव बनेगा, आदि आदि उपाय किए गए सभी। प्रतिमा को जो क्रेन का मास्टर था बहुत प्रयास कर रहा था कि क्रेन के पकड़ में मूर्ति आ जाए, पर मूर्ति पकड़ में नहीं आ रही थी, काफी समय लग रहा था। वो भी परेशान जो हैंडल कर रहा था क्रेन के लिए, और देखने वाले भी परेशान। अब सब अपनी परेशानी तो बता दें, लेकिन गुरुदेव अपनी परेशानी किसको बताएं। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, ओम नमः सिद्धिव्या जब चल रहा। आचार्य अपनी भावनाओं से बड़े बाबा का आह्वान कर रहे, पधारो उच्चासन पर, पधारो बड़ी जगह पर, अच्छी जगह पर। एक गुरु, एक आचार्य जिन शासन की रक्षा के लिए, इतनी बड़ी प्रतिमा की रक्षा के लिए कितना भाव कर सकती है, इससे समझ में आता है। और खड़े 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 व्यक्ति थक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब क्या होगा। आचार्य श्री सब शांत भाव से, संग पूरा का पूरा। नीचे वाले महाराज माता जियों को कुछ पता नहीं क्या चल रहा, आवागमन में जो संकेत समाचार आ रहे जा रहे केवल वो पता। प्रशासन के तौर पर उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की सरकार उस समय भी थी। प्रत्यक्ष रूप में तो इन लोगों का कुछ कहा नहीं जाता है, और ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई आगे आता नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में भावनात्मक सहयोग बहुत रहा। सुरक्षा के जो भी प्रबंध होना, प्रशासनिक तौर पर जो भी जवाबदारियां होना, उन्होंने पूरी निभाई। स्पेशल फोर्स भी लगाई, इस मायने में इसलिए भी लगाई कि कहीं कोई इतनी भीड़ भाड़ में उपद्रवी तत्व कुछ गड़बड़ ना फैला दें। कोई मतलब समझ लो भीड़ भाड़ में कोई मारा पीटी या हिंसक कार्य ना हो जाए। सबको देख के प्रशासन अपने काम करता है, पर जैनियों के लिए तो इससे कोई लेना देना नहीं। फोर्स आई, फोर्स लगा दी भी गई, कलेक्टर को जो करना वो सब आदेश उसने कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इतना कह दिया था कि आपको जो कार्यवाही करना करना, लेकिन जैनी लोग हैं, अहिंसक होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल चेतावनी दे दी थी। आप अपनी कार्यवाही करो, सुरक्षा रखो, लेकिन बाकी कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री निरंतर जाप करते रहे, भावना करते रहे, संग जाप भावना करता रहा, और कोर्ट में जज भी थोड़ा बहुत तो समझता है, सारी बातें उसके ख्याल में थी। अखबारों में निरंतर समाचार छप ही रहे थे, अखबार तो अधिकारियों के पास भी जाता है। लोक मान्यता और भावनाओं को समझने के लिए जज वगैरह भी इन सब चीजों को पढ़ते रहते, समझते रहते हैं। ऐसा करके जज के ख्याल में भी बात थी कि भाई आचार्य श्री का नाम जुड़ा हुआ है, इतने बड़े संत हैं, इतने वर्षों से उनका आना जाना और विहार होता है, ये जो मामला है ये तो कुछ यूं ही उलझाया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।
ऐसा उसके ख्याल में रहा। चीफ जस्टिस उस समय संभवतः लोहाटी जी रहे, गुना के आरसी लोहाटी। उनके बड़े भैया सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और वही वो थे या और कोई भी रह सकता है। तो उन्होंने इन सब बातों पर विचार किया, और 10:30 बजे 11 बजे कलेक्टर ने निवेदन किया स्टे के लिए, दिया नहीं। लंच हो गया तब भी नहीं दिया। कलेक्टर बेचैन हो रहा, सर स्टे तुरंत होना, अभी होना, काम लगा हुआ है, अभी होना, काम लगा हुआ है। अब कलेक्टर की जिद थी स्टे मिलेगा और रुकवा देंगे, और वहां पर यह था कि कलेक्टर को स्टे मिले कि उसके पहले ही मूर्ति को विराजमान कराना, बस इतना ही खेल था। कलेक्टर वहां खड़ा और आचार्य श्री बड़े बाबा के सामने खड़े। कलेक्टर जज के सामने खड़ा, आचार्य श्री बड़े बाबा के सामने खड़े। कलेक्टर ने जज को निवेदन किया। अब कलेक्टर से जज कितना प्रभावित हुआ ये तो पता नहीं। आचार्य श्री ने बड़े बाबा को जो कहा, तो बड़े बाबा आचार्य श्री की भावना को स्वीकार तो किए, लेकिन विलंब कर रहे थे। कोई परीक्षा दे रहे थे ना, बड़े बाबा का भक्त, छोटे बाबा नाम है, तो देखो नाम छोटे बाबा है, भक्ति कितनी बड़ी है। आचार्य श्री भी बराबर सावधानी से गंभीरता का परिचय स्वयं के उनके विचारों में रहता ही है, और लगे रहे। क्रेन को हैंडल करने वाला जो सरदार लड़का था, उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कभी हमारा ऐसा हुआ नहीं, बड़े बड़े काम किए हैं, यहां मैं फेल क्यों हो रहा हूं। बार बार अंदर जाए, बार बार बाहर आए, पर उसकी क्रेन में पकड़ नहीं लगे। पकड़ लगे तो मूर्ति उठ जाए, पकड़ नहीं बन पा रही, ग्रिप नहीं आ रही। वो परेशान बेचैन था। आचार्य श्री समझ गए। आचार्य श्री को भी कुछ ख्याल में आया, तो संकेत करके सरदार को बुलाया, बच्चे को, युवा था, और आचार्य श्री ने कहा काम होगा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। गुरुदेव आशीर्वाद दो, जल्दी होना चाहिए, ये सब हमको बेचैनी बढ़ा रहा। अच्छा ठीक है, सुनो एक बात बताओ, ये तुम्हारे लिए तो काम बहुत सहज है, मशीन तुम्हारी बड़ी है, नई है, तुम बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसा लोगों ने बताया। यहाँ परेशानी क्या हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मूर्ति पकड़ में नहीं आ रही। आचार्य सिंह धीरे से उससे पूछा, क्यों, कुछ खाते तो नहीं हो? गुरुदेव क्या खाने का मतलब? बोले नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते, ये धर्म की मूर्ति है, धार्मिक स्थान है, ऐसे लोगों से काम नहीं होता धर्म का। वो थोड़ा सा झेप गया, क्योंकि वो खाता था। उसको अंदर से मालूम हो गया कि बाबा जी ने मेरी बात पकड़ ली है, और उसने स्वीकार कर लिया, बाबा जी खाता तो छूटा नहीं हमारा। सुनो, इतना बड़ा काम करना है, भगवान का काम है, इसका त्याग कर दो, त्याग कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों का बताना है, लिखा भी है कि जैसे ही उसने आशीर्वाद लेकर के त्याग का संकल्प किया और जाकर के मशीन पर बैठा, उसका दिमाग कैसा दौड़ा, उसने यूं यूं घुमा करके जहां किया, पकड़ लग गई मूर्ति की। और यूं ही देखते मूर्ति ऊपर उठने लगी। आचार्य श्री का तो कहना ही क्या। जब मूर्ति ऊपर उठी, इसके पहले आचार्य श्री के चेहरे पर चिंता तो थी, पर आंखों में आंसू नहीं थे। मूर्ति ही जैसे ही उठ करके आगे बढ़ी, प्रत्यक्षदर्शियों का और महाराजों का कहना है, मैं तो वहां नहीं था, मैं तो गोंदिया में था। मूर्ति जैसे उठी, आचार्य श्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे। किसी ने पूछ भी लिया, आचार्य श्री बस यूं ही
क्या बात है, नहीं खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू। अच्छा से खुशी के आंसू तो हैं, लेकिन अभी बात मत करो, मूर्ति को आगे बढ़ने दो। और मूर्ति जब धीरे धीरे आगे बढ़ करके, फिर क्या था, समाचार तो यूं फैलता है, जय जयकार, भगवान जैसे झूले में झूलते हुए चले जा रहे हैं, और जाकर के मूर्ति बैठी है। मूर्ति को अनुमान से कुछ ज्यादा समय लगा। शाम शाम को मूर्ति वहां पर पहुंच पाई, समय पर पहुंच गई, विराजमान हो गई। और विराजमान होते ही आचर्षि की प्रसन्नता और जयकारों ने वहां के वातावरण में आनंद भर दिया। लोगों के मन का बोझ